नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। वर्ल्ड नाउ में हम आपको वो खबरें बताते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे देश के लिए, पूरी दुनिया के लिहाज से बहुत जरूरी है। आज की तारीख में अगर कोई सबसे हॉट टॉपिक है तो वो है होर्मुज। एक गुड न्यूज मैं आपको देने वाला हूं। इस गुड न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बेशक अमेरिका और ईरान में तनाव बहुत ज्यादा है, फुल जुबानी फायर है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि जल्द ही होर्मुज को खोल दिया जाएगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की पाकिस्तान, ओमान और मॉस्को की दौड़ और भागम भाग ये इशारा कर रही है कि पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी डील पक रही है। तो क्या है वो डील, कैसे मिलने वाली है गुड न्यूज, कैसे खुलने वाला है होर्मुज? ईरान ने शर्तें रख दी हैं, अमेरिका पर प्रेशर है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 दिन का अल्टीमेटम दे दिया है, सीजफायर या तबाही। लेकिन गौर कीजिए, यह धमकी ईरान के लिए कम और ट्रंप के लिए ज्यादा है। 2 मई को अमेरिकी सीनेट में जंग के बजट पर और भविष्य पर फैसला होना है। $200 बिलियन की मांग अमेरिकी सरकार ने, डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस सीनेट से की है। इसके लिए यह साबित करना होगा कि यह जंग जरूरी क्यों है अमेरिका के लिए, जिसमें ट्रंप खुद घिरते नजर आ रहे हैं। क्या ट्रंप खुद अपनी कुर्सी और संसद के दबाव में तो नहीं? रूस और ईरान का शैडो फ्लीट के जरिए हथियारों का आदान प्रदान और F-5 जेट्स की वो चाल जिसने अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को चकमा दिया। यह युद्ध केवल तेल का नहीं बल्कि आधुनिक तकनीक और सामरिक वर्चस्व का भी है। क्या होर्मुज खुलेगा? क्या अच्छी खबर मिलेगी? क्या अमेरिका ईरान की शर्तें मान लेगा? खबर बड़ी है, खेल बहुत पेचीदा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। तो गुड न्यूज तक कैसे पहुंचा जाए, बताएंगे आपको कि होर्मुज कैसे खुलने वाला है और जो तेल और गैस की किल्लत दुनिया भर में चल रही है उसे जल्द ही छुटकारा मिल सकता है। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे ट्रंप पर हमले और उसके पीछे की कहानी के बारे में। ट्रंप पर हमले की कहानी आपने देखी। इस पर मैंने आपको यह भी बताया कि ट्रंप पर जो हमला हुआ वह हमला सोची समझी साजिश के अलावा लिखी लिखाई स्क्रिप्ट नजर आती है और पूरी दुनिया में आज यही सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अब इस केस में क्या हुआ? इस केस में मोटिव सामने आ गया, यानी जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था उस शख्स का मोटिव सामने आ गया कि वो किस पर हमला करने आया था। उसकी लिस्ट में सिर्फ FBI डायरेक्टर काश पटेल का नाम नहीं था, बाकी जितने भी लीडर्स वहां पर मौजूद थे सब के नाम वहां के उस लिस्ट में ये जो व्यक्ति लेकर आया था उसमें मौजूद था। अमेरिका के सबसे ताकतवर शख्स डोनाल्ड ट्रंप आज खुद अपने ही बुने जाल में घिरते नजर आ रहे हैं। उनकी डिनर पार्टी पर हुआ हमला महज गोलीबारी नहीं बल्कि उनके विवादास्पद अतीत के खिलाफ एक हिंसक और डरावनी प्रतिक्रिया है। आरोपी कोल थॉमस एलन का वो मैनिफेस्टो जिसमें ट्रंप को पीडोफाइल और रेपिस्ट कहा गया है, महज एक सनकी का कागज नहीं है ये, बल्कि उन काले पन्नों की परतें हैं जिसे ट्रंप दशकों से भागते रहे हैं। 1,500 बार एप्स्टीन फाइल्स में नाम, 27 महिलाओं के खिलाफ गंभीर आरोप और रियल एस्टेट से लेकर अमेरिका की अर्थव्यवस्था तक दिवाला ट्रंप का इतिहास गवाह है कि जिसने इस चीज को छुआ वो राख हो गया। उनके पिता के किलर बनने की सीख ने शायद उन्हें सत्ता तो दिलाई, लेकिन एक ऐसा शासक बना दिया जो आज अपनों परायों दोनों के लिए खतरा बन चुका है। और डॉलर के आगे वो व्यक्ति किसी चीज को नहीं मानता, चाहे वो इंसानियत ही क्यों ना हो। ट्रंप खुद को क्लीन चिट का दावा देकर पाक साफ साबित करने की जिद में है, लेकिन रेटिंग -17 कहानी कुछ और ही बयां करती है। अमेरिका वाकई रसातल की ओर बढ़ रहा है। क्या ट्रंप का किलर फार्मूला अब उनके और अमेरिका के वजूद को मिटा डालेगा? पूरी कहानी क्या है? केस में जांच कहां तक पहुंची है? आरोपी ने क्या कबूल किया है? डोनाल्ड ट्रंप को पीडोफाइल, चाइल्ड रेपिस्ट क्यों कहा जा रहा है? बताएंगे आपको डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे ट्रंप और चीन की तकरार की कहानी के बारे में। अब अमेरिका और ड्रैगन भिड़ते नजर आ रहे हैं। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है। लड़ाई सिर्फ मैदान जंग में नहीं लड़ी जाती है, लड़ाई कई और मोर्चों पर होती है। यहां सामरिक लड़ाई तो नहीं है, लेकिन आर्थिक जंग की शुरुआत हो चुकी है। कहते हैं जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की ओर भागता है। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका की हालत बिल्कुल वैसा ही है। दुश्मनी मोल लेने का जुनून जो ट्रंप पर सवार है उसने अमेरिका को रसातल के मुहाने पर खड़ा कर दिया है। एक तरफ 13-14 मई को ट्रंप का प्रस्तावित चीन दौरा है, दूसरी तरफ ड्रैगन पर ताबड़तोड़ आर्थिक प्रहार कर रहा है अमेरिका। अमेरिका ने चीन की टीपॉट रिफाइनरियों और 40 शिपिंग कंपनियों पर बहुत कड़े सैंक्शंस ठोक दिए हैं, जिसे ड्रैगन बिलबिला उठा है, परेशान उठा है। और यह अब बात मानिए तब सैंक्शंस लगाए गए हैं जब अमेरिका ने कहा था कि चीन चोरी छिपे ईरान को मिसाइल कंपोनेंट, मिसाइल के सामान
सप्लाई कर रहा था, वो भी शैडो फ्लीट के जरिए। आरोप यह भी है कि चीन ईरान के तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने का जरिया बना हुआ है, यानी ईरान से तनातनी और चीन से ट्रेड वॉर और उसके बाद नेटो से भी दुश्मनी। यह महज व्यापारिक प्रतिबंध नहीं है चीन पर, बल्कि एक नए शीत युद्ध का संकेत भी है। ताइवान से लेकर दक्षिण चीन सागर तक और एआई टेक्नोलॉजी से लेकर जासूसी के आरोपों तक अमेरिका और चीन के बीच अविश्वास की खाई अब और गहरी हो गई है। ट्रंप प्रशासन का आक्रामक मूड क्या अमेरिका को बचा पाएगा या फिर एक और युद्ध के शुरू होने की वजह बनेगा? क्या ट्रंप चीन जाकर सुलह करेंगे या युद्ध का बिगुल फूंकेंगे? जानेंगे अमेरिका और चीन के भिड़ने की कहानी को डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। आज की तारीख में पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल क्या है? पूरी दुनिया का सबसे बड़ा सवाल यह है कि तेल और गैस की सुचारू रूप से सप्लाई कब मिलेगी? होर्मुज के हालात कब ठीक होंगे? तेल की सप्लाई कब सामान्य हो जाएगी? महंगाई से कब राहत मिलेगी? और ये सब हुआ क्यों है? इसकी मुख्य वजह है होर्मुज का बंद हो जाना पूरी तरीके से। दो जगह होर्मुज को ब्लॉक कर देना, एक होर्मुज की खाड़ी और दूसरा गल्फ ऑफ ओमान में। एक जगह ईरान ने होर्मुज को ठप किया हुआ है, तो थोड़ी दूरी पर ओमान में अमेरिका ने ब्लॉकेट लगाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं एक अच्छी खबर, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। अमेरिका के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ रहा है कि जल्दी होर्मुज खुल सकता है और ये गुड न्यूज दुनिया को मिलेगी। पूरी दुनिया राहत की सांस लेगी। तो ये खबर आई कहां से? इस खबर की पर्दे के पीछे क्या है? चलिए आपको बताते हैं डिटेल से। खबरों की माने तो ईरान ने अपनी नई शर्तें अमेरिका को वाया पाकिस्तान भेज दी हैं और माना जा रहा है कि अमेरिका भी इन शर्तों को मानने के मूड में है, क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि जंग ना हो और अब इस मामले को सुलझा लिया जाए। दरअसल इस्लामाबाद में 3 दिन के भीतर ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची 2 बार पहुंच चुके हैं। वहां पर पाकिस्तान में मुनीर और शहबाज शरीफ से मिले और ईरान की शर्तें बताई। खबर यह मिल रही है कि बहुत बड़ी डील पक रही है पर्दे के पीछे और जल्द ही इस डील पर मुहर भी लग सकती है। मे बी 48 आवर्स या सिर्फ 72 घंटे, क्योंकि 3 दिन में 2 बार पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं अराक्ची। पाकिस्तान के जरिए अपनी मांगों को अमेरिका तक पहुंचा चुके हैं अराक्ची। ईरान की शर्तें और कई सूत्रीय मांग को लेकर जो खत दी गई थी वो अमेरिका पहुंचा दी गई है। होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर दोनों देशों में अब डील हो सकती है। अब आपको बताते हैं कि ईरान ने अमेरिका को क्या खत भेजा है। अमेरिका को भेजे गए प्लान के मुताबिक फिलहाल 3 बिंदुओं पर वार्ता चाहता है ईरान और बाकी की मांगों पर बाद में बातचीत जारी रहेगी। तो ईरान ने जो नया प्रस्ताव भेजा है वो जान लीजिए। होर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए पहली शर्त, अमेरिकी नौसैनिक के ब्लॉकेड को हटाया जाए। दूसरी शर्त, किसी भी जहाज पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होगी। अमेरिका ईरान जंग खत्म होगी, युद्ध विराम नहीं होगा, स्थायी समझौता होगा। अमेरिका ये गारंटी देगा कि भविष्य में ईरान पर कभी हमला नहीं होगा और जंग में हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में करने का प्रस्ताव है। ईरान ने इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे इस पर बैठकर। परमाणु कार्यक्रम को लेकर दोबारा कार्रवाई ना हो और बंदरगाहों की नाकेबंदी भी तुरंत हटाई जाए। तो ये 3 ऐसे मुद्दे लग रहे हैं जिसमें कोई ऐतराज तो नहीं होना चाहिए अमेरिका को, सिर्फ आखिरी मुद्दे को लेकर जिसमें परमाणु मुद्दे पर बाद में बात करने की बात कही गई। अब ईरान ये कह रहा है कि ठीक है, हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब गले पर तलवार रखकर ये नहीं कह सकते इन्हें अभी करनी बातचीत, आपको बाद में बातचीत नहीं करेंगे। किसी भी समस्या का समाधान आहिस्ता आहिस्ता ही निकल कर आता है। ईरान ने जो 3 शर्तें रखी हैं बिल्कुल जायज हैं, वाजिब हैं और अमेरिकी प्रशासन को इस बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और वो जो ब्लॉकेट लगा रखा है उसको हटाना चाहिए, क्योंकि इस गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से पूरी दुनिया में आर्थिक त्रासदी का माहौल बन रहा है। कई लोगों की थाली से 2 वक्त का निवाला भी छिन चुका है। खैर, पिछले 3 दिन के दौरे पर अब्बास अराक्ची निकले। पहले पाकिस्तान गए, वहां पर अपनी शर्तें पाकिस्तान को दी, पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को शर्तें भेजी गई। फिर अब्बास अराक्ची ओमान की राजधानी मस्कट गए। कहते हैं ओमान में वहां की सरकार से अब्बास अराक्ची ने बातचीत की और होर्मुज प्लान को लेकर चर्चा हुई। खबरों की माने तो होर्मुज पर अब पूरा कंट्रोल ओमान और ईरान मिलकर करेंगे। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की मस्कट की हालिया यात्रा में
होर्मुज पर एक विशेष रणनीति पर चर्चा की गई। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा, विशेषकर होर्मुज से होने वाले व्यापार को सुरक्षित कैसे किया जाए, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल और गैस मार्ग है, और उसके बंद से क्या होता है ये आप जानते हैं। अब इसमें कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। अब वो सवाल पूछते थे ना, होर्मुज को ब्लॉक कर देगा ईरान तो क्या हो जाएगा, होर्मुज बंद कर देगा तो ईरान क्या हो जाएगा। तो वो अब हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं कि होर्मुज बंद होने से क्या होता है। प्लान क्या है ओमान के साथ? प्लान यह है कि सुरक्षित व्यापार की रणनीति बनाई जाए। इसलिए अरागची मस्कट की यात्रा पर है। अरागची ने ओमान के अधिकारियों से मुलाकात की है। होर्मुज से जहाजों के सुरक्षित आवागमन पर चर्चा हुई है। होर्मुज पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों में बातचीत हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान टोल वसूल सकता है। जल्दी होर्मुज पर टोल वसूली का काम शुरू हो सकता है। इसके लिए ईरान ओमान का समर्थन चाहता है। लेकिन एक खबर यह भी है कि ऑलरेडी ईरान इस इलाके में टोल वसूल रहा है, जिसे ईरानी केंद्रीय बैंक एजेंसी में जमा भी कराया गया है। होर्मुज में ओमान और ईरान दोनों तटीय देश हैं, इसलिए दोनों की समान जिम्मेदारी है कि इस इलाके को सुरक्षित रखा जाए। दोनों देशों ने बाहरी हस्तक्षेप बर्दाश्त न करने की बात कही है। क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे पर सहमति बनी है और होर्मुज से ब्लॉकेड हटाने के लिए ओमान से सहयोग की अपील की गई है। ईरान ने अपनी संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए भी दबाव बनाया। अमेरिकी ब्लॉकेड हटाने के लिए भी ओमान से दबाव बनाने की अपील की गई है। अब्बास अरागची की पाकिस्तान के माध्यम से ईरान और अमेरिका के बीच चल रही मध्यस्थता प्रयासों का हिस्सा भी सामने आ रहा है। ओमान में बातचीत के बाद वो फिर से इस्लामाबाद लौटे और पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को बताया कि अगर अमेरिका ईरान की बात मान लेगा तो होर्मुज तत्काल खोल दिया जाएगा। लेकिन बदले में पहले अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड हटाना होगा। पाकिस्तान और ओमान की यात्रा के बाद ईरानी विदेश मंत्री पहुंच गए हैं रूस। ये तस्वीरें सेंट पीटर्सबर्ग की हैं। ये देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में जहां पर अब्बास अरागची पहुंचे तो उनको वेलकम करने के लिए वहां पर पूरा रूसी डेलीगेशन मौजूद था। अब जो मुलाकात उनकी रूसी राष्ट्रपति के साथ चल रही है वो एक राजनयिक यात्रा का हिस्सा है, जिसका मुख्य उद्देश्य ईरान के मौजूदा हालात पर चर्चा करना। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए कैसे उनका वेलकम किया गया एयरपोर्ट पर। रूस ने इस यात्रा की पुष्टि भी की है और कहा है कि अरागची वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने वाले हैं और होर्मुज स्ट्रेट में हालात कैसे सामान्य किए जाएं, अमेरिका के साथ जारी जंग को कैसे रोकी जाए, इन तमाम मुद्दों पर अब्बास अरागची पुतिन से भी चर्चा करेंगे। और पुतिन इस दौरान ट्रंप और अमेरिका को घेरने का गुरुमंत्र दे सकते हैं। लगातार अमेरिका ईरान पर दबाव बना रहा है और ईरान अब थोड़ा कमजोर नजर आ रहा है। इसके लिए जंग में अगली खेप और ट्रंप को घेरने के लिए रणनीति बनाने के लिए अब्बास अरागची रशिया के दौरे पर है। पुतिन से मिलने के लिए रूस पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री। अमेरिका ईरान संघर्ष के दरमियान यह पहली यात्रा है। अमेरिका के खिलाफ रणनीति पर चर्चा संभव है। जंग के और हथियारों की जरूरत हो सकती है, तो क्या रशिया ये कमी पूरी करेगा? और अब्बास अरागची की रूस यात्रा से जाहिर सी बात है डोनाल्ड ट्रंप पर भी प्रेशर बिल्ड होगा कि ट्रंप जल्दी से जल्दी डील कर ले। यह खबर जैसे ही ट्रंप को मिलेगी उनके पैरों तले जमीन खिसक सकती है, क्योंकि ट्रंप के रिश्ते रूस से फिलहाल ठीक नहीं है। हालांकि पुतिन के साथ उनके रिलेशंस अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका और रूस के बीच 36 का आंकड़ा है, दुनिया जानती है। अरागची की यात्रा से रूस और ईरान के व्यापार को गति मिलेगी। डॉलर को कमजोर करने की प्लानिंग रची जाएगी। दोनों देश एक दूसरे को टेक्नोलॉजी दे सकते हैं, क्योंकि दोनों देश जंग में फंसे हुए हैं। रूस यूक्रेन से तो ईरान, अमेरिका और इजराइल जंग में फंसा हुआ है और दोनों ही मोर्चे पर अमेरिका रोड़ा बन रहा है। अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार ना बनाने की धमकी देता नजर आ रहा है। उधर अमेरिका ने कहा है कि ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम वो अपने कब्जे में लेगा, लेकिन ईरान ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है।
रूस और ईरान के बीच परमाणु संबंध मुख्य रूप से तकनीकी सहयोग, बुशाहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और ईंधन आपूर्ति पर केंद्रित है। रूस ने ईरान के 1000 मेगावाट के बुशहर रिएक्टर के लिए ईंधन की आपूर्ति और निर्माण में अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में रूस ईरान से संवर्धित यूरेनियम को बाहर ले जाने में मदद करने को तैयार है, जो परमाणु समझौते के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रूस की मदद से बुशहर में परमाणु रिएक्टर तैयार किया गया। 600 से ज्यादा रूसी कर्मी साइट पर तैनात हैं, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच आंशिक निकासी भी शुरू कर दी गई। सिर्क में 4 नए परमाणु संयंत्र बनाने की योजना है। रूस ईरान के बीच $25 अरब का समझौता है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। संवर्धित यूरेनियम वापस लेने में रूस की भूमिका है। संकट के बीच फिर मॉस्को सहयोग के लिए तैयार है। परमाणु संतुलन बनाए रखने की रणनीति है, लेकिन इसके पीछे रणनीतिक गेम क्या है? वेस्टर्न सैंक्शंस के बीच खुद को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे सरवाइव किया जाए, यह है कहानी रूस और ईरान की दोस्ती की। और दूसरा यह कि वेस्टर्न सैंक्शंस को कैसे कमजोर किया जाए और अमेरिका पर कैसे प्रेशर बनाया जाए। और इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि अब्बास अराक्ची अगर अचानक चाइना के दौरे पर चले जाते हैं तो। इसके अलावा रूस तकनीकी सहायता भी देता रहा है, ईरान में परमाणु ऊर्जा को लेकर काम करता रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। अराक्ची की इस रूस यात्रा से यह तय होगा कि ईरान प्लानिंग क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। कहते हैं रूस और ईरान के बीच रक्षा सहयोग खास तौर से 2022 के बाद काफी गहरा हुआ। रूस ईरान को Su-35 फाइटर जेट, Mi-28 हेलीकॉप्टर, Yak-130 ट्रेनर जेट, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उन्नत हथियार देता है। इसके बदले ईरान यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को शाही ड्रोन, गोला बारूद और बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया करवाता है। यह व्यापार मुख्य रूप से कैस्पियन सागर के रास्ते शैडो फ्लीट के जरिए सैन्य सामग्री के गुप्त परिवहन पर टिकी है, यानी कानो कान इसकी भनक अमेरिका या दूसरे देशों को नहीं होती। कैसे हथियारों से ईरान की ताकत बढ़ती है, खास करके रूसी हथियारों से। ईरान को Mi-28 हेलीकॉप्टर मिलने की रिपोर्ट है। Su-35 फाइटर जेट्स की डील प्रक्रिया में है। उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम जारी है। इसके अलावा एक कॉरिडोर है जो ईरान और रूस को डायरेक्ट जोड़ता है, जो है कैस्पियन सी का कॉरिडोर, और इसके जरिए गुप्त शिपिंग रूट अस्त्रखान से बंदर अंजलि तक सप्लाई लिंक है, जहां पर हथियारों की बहुत सुरक्षित आवाजाही कराई जाती है। रूस ईरान कार्गो टर्नओवर दोगुना होने का अनुमान है। आने वाले समय में दोनों के बीच व्यापार भी दोगुना होने का अनुमान है। रक्षा उपकरणों की सप्लाई में भी काफी तेजी आने का अनुमान है। अमेरिका और इजराइल से तनाव के बीच रूस से ईरान का कनेक्शन भी तगड़ा हो गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीजफायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है, नहीं तो ईरान की तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। यानी ट्रंप एक बार फिर से हॉलीवुड फिल्म के विलन की तरह धमकी दे रहे हैं कि हम उस देश के ऑयल पाइपलाइन को उड़ा देंगे अगर वो हमारी बात नहीं मानता। वो ईरान को धमका रहे हैं, बिल्कुल विलन के अंदाज में। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पाता है तो पाइपलाइन में दबाव बढ़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तेल को जहाजों या स्टोरेज टैंकों में भेजने के रास्ते बंद हैं और उस पर नाकेबंदी लगी हुई है। जब तेल का बहाव अचानक रोकना पड़ता है तो पाइपलाइन के अंदर दबाव बनता है और तकनीकी और प्राकृतिक कारणों से वो फट सकती है। ट्रंप के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो पाइपलाइन को पहले जैसी हालत में दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन होगा और ईरान की क्षमता काफी घट जाएगी। यानी ट्रंप तो एक स्वाभाविक स्थिति की बात कर रहे हैं और हो सकता है अमेरिका फिर से हमला भी कर दे, जिससे ईरान को काबू किया जा सके। अमेरिका आज तक ईरान को काबू नहीं कर पाया, इसलिए ट्रंप कह रहे हैं आपके पास 3 दिन का वक्त बचा हुआ है। लेकिन शायद वो ईरान के लिए नहीं, वो खुद के लिए भी कह रहे हों, क्योंकि ईरान के पास तो तेल का व्यापार कैस्पियन सागर के मध्य में जो रास्ता है, कॉरिडोर है, वहां से जारी रखा जा सकता है। वहां पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा सकता है। रूस के जरिए पूरे यूरोप को तेल भेजा जा सकता है, पूरे एशिया को तेल भेजा जा सकता है। लेकिन अमेरिका के पास समय, अमेरिकी राष्ट्रपति के पास समय कम है। कैसे? कहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति के पास सिर्फ 3 दिन का समय है, क्योंकि इस युद्ध के लिए अब सीनेट से मंजूरी लेने का वक्त आ चुका है। 2 मई को सीनेट की मीटिंग होने वाली है और उससे पहले या तो जंग को खत्म करना होगा या फिर डील कर चीजों को समेटनी होंगी। क्योंकि ट्रंप को सीनेट से मंजूरी नहीं मिली तो फिर जंग में खर्च होने वाले
पैसे पर रोक लग जाएगी। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप फंस सकते हैं। ट्रंप के पास इस जंग को रोकने के लिए अब 3 दिन ही बचे हैं। 3 दिन के अंदर जंग को खत्म करने का ऐलान करना होगा। 2 मई से पहले युद्ध के लिए संसद की मंजूरी जरूरी है। 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ था। 100 सदस्यों वाली सीनेट में ट्रंप के 53 सांसद हैं। ट्रंप की पार्टी के 10 सांसद युद्ध के खिलाफ हैं। ट्रंप समय सीमा को नजरअंदाज कर सकते हैं। ट्रंप खुद को हमेशा से कानून के ऊपर देखते हैं। 2011 में ओबामा ने लीबिया में ऐसा ही किया था। 60 दिन से ज्यादा सैन्य कार्रवाई जारी रखी थी। डोनाल्ड ट्रंप ही नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। जंग में फिलहाल अनिश्चितकालीन सीजफायर है। ईरान अमेरिका में कोई डील नहीं हुई है और ईरान अमेरिका में फिर से कभी भी जंग संभव है। लेकिन खबर यह भी आ रही है कि पुतिन मीडिएशन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान की मीडिएशन फेल हो चुकी है। ये सभी जानते हैं और ये बात ईरान के लीडर्स भी कह रहे हैं। ईरान के लीडर्स का कहना है कि पाकिस्तान अमेरिका की भाषा बोलता है। वो ईरानी डेलीगेशन की बात ही नहीं मानता। वो अमेरिका से एक सवाल नहीं पूछ सकते। ये लोग अमेरिका के प्रॉक्सी की तरह एक्ट कर रहे हैं। ये कोई मीडिएटर नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि व्लादिमीर पुतिन क्या इस जंग को सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन एक और बड़ी बात है कि पुतिन खुद जंग में फंसे हुए हैं। इधर ईरान ने कहा है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करने लायक नहीं है, बल्कि वो अमेरिका के पक्ष में झुका हुआ है। ट्रंप और अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहता। तो क्या अब शांति कराने का जो पाला है वो पुतिन के हाथों में, गेंद पुतिन के हाथों में दे दी गई है। एक रिपोर्ट यह भी आई है कि जिस पर अमेरिका को कभी विश्वास नहीं होगा, ईरान ने अपने पुराने F-5 टाइगर 2 लड़ाकू विमानों का उपयोग करके कुवैत के अमेरिकी सैन्य ठिकानों जैसे कैंप बोहरिंग पर बमबारी की है। यह हमला अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर किया गया, जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान ईरान की एक बड़ी सैन्य सफलता मानी जा रही है। तो कैसे इस अटैक को अंजाम दिया गया है? लो ऑल्टीट्यूड अटैक का इस्तेमाल किया गया। बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान भरी गई। रडार की पकड़ से बाहर रहा फाइटर जेट। पैट्रियट मिसाइल प्रणाली को चकमा दे गया। टेरेन का इस्तेमाल कर छिपकर मूवमेंट की। मल्टी लेयर डिफेंस में ईरान ने सेंध लगा दी। रडार क्षितिज की सीमा का उपयोग किया। बैटरी कवरेज के ब्लाइंड स्पॉट पर फोकस किया। क्लोज रेंज डिफेंस के बीच भी दूरी जो है उसका फायदा उठाया। अचानक कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ। रडार से बचकर ईरानी जेट्स की एंट्री हुई। एयर डिफेंस को प्रतिक्रिया का समय नहीं मिला। एयरबेस पर तेज अटैक और फिर तुरंत एग्जिट। लेकिन मशीन पुरानी, चाल नहीं। शीत युद्ध का यह सबसे पुराना प्लेटफॉर्म है। आधुनिक हथियारों से अपग्रेड कर दिया गया है। रणनीति से तकनीक भारी पड़ती है, यह इस हमले के बाद समझ आता है। इस हमले में अमेरिकी ठिकानों को व्यापक नुकसान पहुंचा, जिसमें गोदाम, हैंगर, रडार सिस्टम, विमान शामिल है। यह घटना अमेरिकी रक्षा प्रणाली के लिए, एयर डिफेंस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। यानी अपने पुराने प्लेन में ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़कर रख दी। ईरान अमेरिका जंग में अब सबकी नजर पुतिन की ओर है। मॉस्को से क्या संदेश आता है, क्योंकि आराक्ची मॉस्को पहुंच चुके हैं। तस्वीर आपको दिखाते हैं उनके मॉस्को पहुंचने की। मॉस्को से वापस आने के बाद साफ हो जाएगा कि होर्मुज पर जंग की स्थिति बनी रहेगी या फिर नया समझौता होगा। मॉस्को में क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी और साथ ही साथ पुतिन इसमें क्या बड़ा स्टेप ले सकते हैं इसको भी देखेंगे। लेकिन बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की और डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हमले की और उसके आगे की रिपोर्ट की। कल की कहानी तो हमने आपको कल बता दी थी, लेकिन इस कहानी में पटाक्षेप बहुत जरूरी है। किसी भी खबर के 2 सिरे होते हैं, एक शुरुआत, एक अंत।
इस खबर के लिए क्लोजर कहां पर है वो देखते हैं। एक और ट्रंप ईरान के साथ जंग में फंसे हुए हैं, जंग से निकलने की राह नहीं दिख रही। उधर अमेरिका में ट्रंप की डिनर पार्टी में हमला, तस्वीरें आप देखिए। तो हमले को लेकर कई सवाल उठे, वो सारे सवाल आप कल के एपिसोड में देख सकते हैं हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि कल तक हम ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि हमलावर का मोटिव क्या था। अब तो हमलावर का कबूलनामा सामने आ चुका है। अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप से सवाल भी पूछ दिया है उस कबूलनामे पर। हमलावर ने 6-7 राउंड की फायरिंग की, जिसके बाद उसे पकड़कर कोर्ट में पेश किया गया, फिर पूछताछ की गई और अब आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन खबर है कि आरोपी कोल थॉमस एलन ने हमले से ठीक पहले अपने परिवार को एक मैनिफेस्टो भेजा। इस दस्तावेज में उसने खुद को फ्रेंडली फेडरल असैसिन बताया और राष्ट्रपति ट्रंप पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। मैनिफेस्टो में ट्रंप को बच्चों का शोषण करने वाला, बलात्कारी और देशद्रोही तक करार दिया गया है। और ये एक अमेरिकी का स्टेटमेंट है, अमेरिकी नागरिक का। ये किसी बाहरी देश का कोई व्यक्ति नहीं कह रहा, कोई ईरान का आदमी नहीं कह रहा, कोई गाजा का आदमी नहीं कह रहा, इराक सीरिया का आदमी नहीं कह रहा, ये मैं भी नहीं कह रहा हूं। हमलावर ट्रंप को दोषी मानता था। हमलावर पेशे से टीचर है, लेकिन वो ट्रंप को रेपिस्ट और गद्दार मानता था। उसका कबूलनामा क्या है जरा देखिए। पहले तो डिनर पार्टी में हमला किया, फिर उसकी कोर्ट में पेशी हुई। ट्रंप के लिए इसने पीडोफाइल, रेपिस्ट और गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। यानी आरोपी ट्रंप को खुद की नजर में गुनहगार मानता था। केस की जांच जारी है। जांच में क्या बात सामने आएगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस मैनिफेस्टो से काफी चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाती हैं। और जब इसी पीडोफाइल और बच्चों के साथ रेप करने वाली बात पर जब अमेरिकी मीडिया में इंटरव्यू के दौरान पत्रकार ने सवाल पूछा तो डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए। उन्होंने तुरंत इन आरोपों से खारिज कर दिया और कहा कि वो व्यक्ति जिसने आरोप लगाया है वो मानसिक तौर पर विक्षिप्त है, दिवालियेपन का शिकार है। पहले आप ट्रंप को सुनिए। I knew you would because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. I knew you would because you're horrible people. Horrible people. Yeah, he did write that. I'm not a rapist. I didn't rape anybody. I'm not a pedophile. You read that crap from some sick person. तो ट्रंप सफाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सब फर्जी हैं, बेकार हैं। आप एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो मानसिक तौर पर स्वस्थ नहीं है। उन्होंने कहा मैं रेपिस्ट नहीं हूं, मैंने किसी का रेप नहीं किया, मैं पीडोफाइल नहीं हूं। ट्रंप ने आरोपी को कट्टरपंथी और अस्वस्थ बताया। ट्रंप ने थॉमस एलन को एंटी क्रिश्चियन बता दिया। ट्रंप का दावा है कि पहले ही कई मामलों में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन खबरों की माने तो डोनाल्ड ट्रंप पर दर्शकों से महिलाओं के यौन दुर्व्यवहार, अनुचित व्यवहार और बलात्कार के कई आरोप लगाए गए हैं। लगभग 18 से अधिक महिलाओं ने उन पर विभिन्न प्रकार के यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। लेकिन ट्रंप कहते हैं कि वो पाक साफ हैं, उनको क्लीन चिट दी जा चुकी है। यानी जो ट्रंप खुद को क्लीन चिट बता रहे हैं उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में करीब 1500 बार आया है। अगर ट्रंप इतने ही क्लीन चिट होते तो ये नाम और फाइल्स में इनके करतूत सामने नहीं आते। चलिए आपको बताते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर अब तक क्या कुछ आरोप लगते रहे हैं जिससे डोनाल्ड ट्रंप सवालों में घिरते रहे। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप के नाम का जिक्र है। फाइल्स में ट्रंप पर यौन शोषण के आरोपों का उल्लेख है। एप्स्टीन फाइल से विवाद और गहराए हैं। शुरुआती दौर में ट्रंप और एप्स्टीन के बीच संबंध बहुत अच्छे थे। ट्रंप ने एप्स्टीन के निजी विमान यात्रा भी की थी। एप्स्टीन ट्रंप के मार ए लागू क्लब के सदस्य भी थे। एप्स्टीन फाइल्स में ट्रंप का नाम तकरीबन 1500 बार से ज्यादा आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने किसी भी गलत काम में शामिल होने से लगातार इनकार किया है। उन्होंने साफ किया कि 2004 के आसपास उनके एप्स्टीन के बीच संबंध खत्म हो गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि वो एप्स्टीन के निजी जीवन या उनकी अवैध गतिविधियों के बारे में कुछ नहीं जानते। कहते हैं ना, जब नाम उछलने लगे तो बचने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। ट्रंप आज खुद को क्लीन चिट दे रहे हैं। एप्स्टीन के अलावा कई ऐसी करतूतें भी हैं जिन पर सवाल उठते रहे हैं। कहते हैं ट्रंप जब बिजनेसमैन हुआ करते थे तब से उनको सुर्खियों में रहने का शौक हुआ करता था।
सेलिब्रिटी बनने के लिए ब्यूटी कंपटीशन तक खरीद लेते थे। ट्रंप को फेमस होने की भूख बहुत पहले से है। फेमस और सेलिब्रिटी बनने के लिए ब्यूटी कंपटीशन खरीद लिया करते थे। मिस यूनिवर्स, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए की खिताब को खरीद लिया और ट्रंप करीब 4000 से ज्यादा मॉडल से मिले। इन मॉडल से मिलने के लिए वो ड्रेसिंग रूम में चले जाते थे। 2005 के एक इंटरव्यू में ट्रंप ने इसका जिक्र भी किया था। हर शो में बैक स्टेज जाकर मॉडल से मिलते। सोचिए, जो आदमी महिलाओं को इस नजर से देखता हो उसको कैसे आप पाक साफ बता सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कोई इंसान अपनी कैरेक्टर का सही है? कहते हैं ट्रंप को सनक थी कि उनको 5 बच्चे करने हैं और इसकी जिद में ट्रंप ने 3 शादियां की। करियर के शुरुआती दिनों में मॉडल इवाना से मिले। 1977 में ट्रंप ने मॉडल इवाना से शादी की। ट्रंप का सपना था कि उनके 5 बच्चे हों, 5 में से कम एक उनके जैसा हो। बाद में इवाना को तलाक देकर मॉडल मैपल से शादी की। 2005 में अपने से 24 साल छोटी मॉडल से शादी की। 3 पत्नी के अलावा ट्रंप के कई महिलाओं से संबंध की बात भी कही जाती है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप पर तकरीबन 27 महिलाओं ने उत्पीड़न का आरोप लगाया। 27 महिलाओं ने जो आरोप लगाया, आखिर वो इंसान फिर कैसा हो सकता है? यानी ट्रंप का विवादों के साथ पुराना नाता रहा है और हर बार सवाल ट्रंप पर ही उठाए गए। इतिहास ये भी गवाह है कि जिन जिन चीजों में ट्रंप ने हाथ डाला वो चीजें तबाह हो गई और अब वो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वो भी दूसरी बार। जब जवानी के दौर में ट्रंप को बिजनेस का मन आया तो उन्होंने अपनी ही कंपनी का दिवाला निकाल दिया, लेकिन कभी इसका क्रेडिट नहीं लिया। ट्रंप ने कॉलेज के समय में कहा था कि रियल एस्टेट का किंग बनूंगा। पढ़ाई पूरी करने के बाद 1973 में ट्रंप ने बिजनेस संभाला। बिजनेस संभालने के साथ ही दादी का नाम हटाकर ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन कर दिया। ट्रंप ने कई कंपनियां खोली और अपने नाम पर 1991 से 2009 के बीच ट्रंप ने कई बिजनेस लोन लिए। कर्ज के कारण कंपनियां दिवालिया हुई, लेकिन ट्रंप ने नाकामी नहीं मानी। ट्रंप ने कहा, मैंने कभी दिवालिया होने का ऐलान ही नहीं किया। ट्रंप की एक सनक है कि वो हर बात का क्रेडिट चाहते हैं। यानी बिजनेस को डुबाने के बाद ट्रंप किसी तरह बाहर निकले, लेकिन जब वो पहले टर्म में इलेक्शन लड़े तो किसी तरह अमेरिका को चला चुके, लेकिन दूसरी टर्म में ऐसा हाल कर दिया है जिससे अमेरिका करारा है और पूरी दुनिया परेशान है। डोनाल्ड ट्रंप अपने पिता का बहुत जिक्र करते हैं। उनके पिता ने उन्हें सिखाया कि किलर बनो। ट्रंप के पिता फ्रेड ने कहा, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। दुनिया में किलर्स यानी कि विनर्स और लूजर्स रहते हैं। ट्रंप ने अपने पिता से सीखा कि जीतने के लिए जो भी करना पड़े वो करो। ईरान जंग में जितने लोग मारे गए, जितने लोग दुनिया में भूख के कारण तड़प रहे हैं, उन सब की वजह है डोनाल्ड ट्रंप। और इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की फजीहत उनके ही मुल्क में हो रही है। ट्रंप कैसे अमेरिका का नुकसान करा रहे हैं ये भी देख लीजिए। ट्रंप की रेटिंग -17 तक पहुंच गई है। अमेरिका में महंगाई और विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। ट्रंप के खिलाफ जनता और यूएस सेना उतर आई है। जंग के बीच यूएस में टूट की संभावना बढ़ गई है। ट्रंप की नीतियों से लगातार दिक्कत बढ़ रही है। अमेरिका पर कर्ज रिकॉर्ड $39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। कुल मिलाकर अमेरिका को रसातल में पहुंचाकर ही दम लेंगे ट्रंप, क्योंकि ट्रंप का इतिहास है कि जिसे वो हाथ लगाते हैं उनका विनाश तय है, चाहे वो बिजनेस हो, अमेरिकी सरकार हो या फिर कुछ और। लेकिन आरोपी के खुलासे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है कि आखिर वो डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने क्यों आया था। जाहिर सी बात है, ये व्यक्ति खुश नहीं है एक अमेरिकी नागरिक होने के बावजूद। और आज अमूमन देखा जा रहा है, अक्सर ये देखा जा रहा है कि अमेरिका के ज्यादातर नागरिक डोनाल्ड ट्रंप से खुश नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जंग का एक और मोर्चा खुल रहा है। अमेरिका और चीन में जंग की शुरुआत हो चुकी है। आप सोच रहे होंगे अगर जंग की शुरुआत हुई तो यह खबर कभी और कहीं क्यों नहीं मिली। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इस वक्त चीन से सामरिक लड़ाई नहीं लड़ रहा है, उसने आर्थिक जंग की शुरुआत कर दी है। ट्रंप ने चीन से दुश्मनी बढ़ाने का फैसला कर लिया है, वो भी तब जब 13 और 14 मई को वो चीन की यात्रा पर जाने वाले हैं। जाएंगे नहीं जाएंगे इसमें अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन यात्रा प्रस्तावित तो है।
अब अमेरिका ने चीनी तेल रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनियों पर सैंक्शन लगा दिया। लेकिन यह हुआ कब? यह उस बात का जवाब है जिसमें अमेरिका ने चीन के ऊपर आरोप लगाया था कि हमारे वार्न करने के बावजूद चीन ने ईरान को हथियारों की सप्लाई की है। अब अमेरिका ने चीन की हेंगली पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी और ईरान से के शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर सैंक्शन लगा दिए। इससे पहले भी अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात कही थी। अमेरिका ने आरोप लगाया था चीन जंग में ईरान को मदद कर रहा है। हुआ क्या है, एक्शन क्या लिया गया, यह देख लीजिए। यूएस का चीन के 40 कंपनियों पर एक्शन हुआ है। पेट्रोकेमिकल टीपॉट रिफाइनरी में सैंक्शन लगाया गया है। शैडो फ्लीट से जुड़े 40 जहाजों पर भी प्रतिबंध लगे हैं। सभी पर ईरानी तेल खरीदने का आरोप है और सैंक्शन से अमेरिका और चीन में तनाव आ चुका है। ट्रंप की कूटनीतिक रणनीतिक चाल एक बार फिर से नजर आ रही है। वो आक्रामक मोड में दिख रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच नए दौर की बातचीत से ठीक पहले अमेरिका ने चीन की रिफाइनरी पर सैंक्शन लगा दिया। अब इस कदम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नया तनाव खड़ा हो गया। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बताया कि डालियान स्थित हेंगली पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पर कार्रवाई इसलिए की गई क्योंकि वो ईरान से अरबों डॉलर का कच्चा तेल खरीद रही थी। इसके साथ ही ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल ने ईरान के शैडो फ्लीट से जुड़े करीब 40 शिपिंग कंपनियों और जहाजों पर सैंक्शन लगा दिया है। तो अमेरिका का मकसद साफ है कि अब चीन पर शिकंजा कसो। लेकिन अमेरिका को यह भूलना नहीं चाहिए कि यह चीन 1980 वाला चीन नहीं है। आज का चीन बहुत पावरफुल हो चुका है और खासकर वो अपने इलाके में है। अमेरिका ने ईरान के साथ ईरान के आसपास घेरेबंदी की है। घेरेबंदी से तेल व्यापार मार्ग बंद हो गया है। व्यापार मार्ग बंद है तो चीन के पास कच्चा तेल नहीं पहुंच रहा, क्योंकि ईरानी तेल का मुख्य खरीदार ही चीन है। घेरेबंदी के बावजूद ईरानी तेल चीन तक पहुंचाया ही नहीं जा सक रहा। रूस और अन्य सहयोगी के जरिए तेल कारोबार इस वक्त जारी है और तेल खरीदने के लिए ही चीनी कंपनियों पर सैंक्शन लगाया गया है। अमेरिका के मुताबिक ईरान बहुत चालाक है। अपना पूरा नेटवर्क ईरान के तेल को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने के लिए उसने कई गुप्त रास्ते बनाए और इसी रास्ते के जरिए ईरान की कमाई होती है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि ट्रेजरी ईरान सरकार पर फाइनेंशियल स्ट्रैंगहोल्ड लगा रहा है और हम उन जहाजों, बिचौलियों और खरीदारों के नेटवर्क का पता लगाकर कमजोर करेंगे जिनके जरिए ईरान अपने तेल अभी तक बेचता आया है। क्योंकि एक बात मानिए कि ईरान के ऑयल पर सैंक्शन अभी नहीं लगे, 1979 से लग गए थे। अब सवाल ये, टीपॉट रिफाइनरी क्या होती है जिस पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाया? दरअसल चीन में छोटे और स्वतंत्र निजी तेल रिफाइनरी को टीपॉट रिफाइनरी कहा जाता है। ये बड़ी सरकारी कंपनियों के मुकाबले छोटे पैमाने पर काम करती हैं। ये सीमित मुनाफे पर चलती हैं और अक्सर सस्ते या प्रतिबंधित सोर्स से कच्चा तेल लेते हैं। चीन की कुल रिफाइनिंग क्षमता का करीब 1/4 हिस्सा इन्हीं टीपॉट रिफाइनरियों से आता है। और जगह जैसे कैसे ये छोटे रिफाइनरी बनाए गए हैं, इसकी जरा तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। कहते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक रिफाइनरी पर पहले भी सैंक्शंस लगाए जा चुके हैं, जिससे उन्हें कच्चा तेल खरीदने और अपने उत्पाद बेचने में दिक्कत आई थी। कई बार उन्हें अपने उत्पाद अलग नाम से बेचने पड़े। अब इन मामलों पर चीन ने करारा पलटवार किया है। चीन ने कहा है कि अमेरिका जो खेल खेल रहा है उससे अमेरिका को कुछ हासिल नहीं होगा, अलबत्ता वो अपने हाथ जला बैठेगा। अब क्या जवाब दिया है, इस जरा फुल स्क्रीन ग्राफिक्स में आपको दिखाते हैं। अमेरिकी प्रतिबंध पर चीन की कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन ने यूएस को समझाया, हमसे मत उलझो, व्यापार टेक्नोलॉजी मुद्दों को हथियार मत बनाओ, चीनी कंपनियों को निशाना ना बनाए अमेरिका। प्रतिबंधों के सहारे खेल कर रहा है इस वक्त अमेरिका, ये कहना है चाइना का।
डेटा एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक 2025 में ईरान के निर्यातित तेल का 80% से ज्यादा हिस्सा चीन खरीद रहा है। ऐसे में अमेरिकी प्रतिबंध सीधे इस सप्लाई चेन को प्रभावित करते हैं। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि छोटे स्वतंत्र रिफाइनरी पर इन प्रतिबंधों का असर सीमित रहता है, क्योंकि उनका अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से सीधा जुड़ाव कम होता है। कुल मिलाकर अमेरिका ने साफ कर दिया है कि वो ईरान पर आर्थिक सैंक्शन बढ़ाने के लिए अब उसके अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को भी निशाने पर लेगा। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमला तो चीन के ऊपर है। उधर लाख प्रतिबंधों के बावजूद ईरानी तेल चीन तक पहुंच रहा है। अमेरिका और चीन के बीच अप्रैल 2026 में तनाव और गहरा गया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की ओर से चीनी रिफाइनरी पर प्रतिबंध और होर्मुज में टकराव है। यह टकराव तकनीकी चोरी के आरोपों, ताइवान के समर्थन और ईरान के साथ चीन के ऊर्जा समझौतों को लेकर आर्थिक व भू राजनीतिक मोर्चों पर जारी है। दोनों देशों के बीच ये व्यापार, युद्ध या वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर जोखिम पैदा कर रहा है। अब टकराव क्या है? ये ट्रेड वॉर का टकराव है, इकोनॉमी पर प्रहार है। ट्रंप प्रशासन ने चीनी रिफाइनरी पर सैंक्शन लगाए हैं, भारी टैरिफ बढ़ाकर चीन के निर्यात पर दबाव बनाया है। चीन ने भी जवाबी टैरिफ और काउंटर एक्शन शुरू कर दिया है। वैश्विक सप्लाई चेन पर इसका असर होगा। होर्मुज में तनाव और सुपर पावर आमने सामने है। ईरान के साथ चीन की बढ़ती साझेदारी अमेरिकी नाकेबंदी को खुली चुनौती है। चीन के रक्षा मंत्री की कड़ी चेतावनी है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका दूर रहे और ईरानी तेल चीन खरीदता रहेगा। इसमें अमेरिका ज्ञान देने वाला कोई नहीं होता। एआई वॉर टेक्नोलॉजी, इसमें हथियार बनाए गए। अमेरिका ने चीन पर एआई चोरी का आरोप लगाया है। एफबीआई ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बताया। टेक्नोलॉजी डोमिनेशन की रेस तेज हुई है। साइबर जासूसी पर दोनों में अविश्वास बढ़ा है। अमेरिका का ताइवान को खुला समर्थन। दक्षिण चीन सागर में चीन की सैन्य गतिविधियां तेज कर दी गई। दोनों देशों की नौसेनाएं आमने सामने तैनात हैं और वैश्विक तनाव की चिंता बढ़ती जा रही है। ईरान कनेक्शन अगर देखें चाइना का, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है। टकराव बहुस्तरीय हो गई है और जटिल भी हो चुका है। देखना होगा कि आगे क्या होता है। क्या प्रतिबंध का यह गेम आगे भी जारी रहेगा? क्या इन सब के बीच ट्रंप चीन की यात्रा करेंगे? इस बीच एक बड़ी खबर का भी रुख कर लेते हैं। अमेरिका और ईरान में तनाव के बीच आईआरजीसी ने एक बहुत बड़ी धमकी दे दी है। अगर अमेरिका ने कहा है कि अमेरिका अगर अब घेरेबंदी नहीं हटाता है तो ईरान इंटरनेट केबल्स को काट देगा। अमेरिका, ईरान और इजराइल की जंग की वजह से पूरी दुनिया की सप्लाई चेन पर असर है। रोज इस्तेमाल होने वाले सामान के कच्चे माल से लेकर एलपीजी गैस और तेल पूरी दुनिया तक यहीं से पहुंचाए जाते हैं, जिस पर बहुत प्रेशर है, क्योंकि होर्मुज पूरी तरीके से बंद है। और अमेरिका से युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने होर्मुज को बंद कर दिया, जिससे कई मालवाहक जहाज फंसे हुए हैं। ओमान सागर में अमेरिकी घेराबंदी तो है, लेकिन ईरानी घेरेबंदी भी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऊर्जा का संकट है। और अब आईआरजीसी ने कह दिया है कि फारस की खाड़ी में मौजूद इंटरनेट केबल्स को निशाना बना सकते हैं। आईआरजीसी से जुड़े एक आउटलेट ने खाड़ी क्षेत्र के समुद्र के नीचे केबल्स के नक्शे प्रकाशित किए हैं, जिससे पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए। मिडिल ईस्ट में पूरी दुनिया में किस तरह से केबल का जाल बिछा हुआ है। तो वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अपने स्मार्ट टीवी पर देखिए 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।